Hello everyone, welcome to my channel. I am Sumit Dahiya. Today we will start the second part of politics of plan development. In this part, we will study about the land reforms and green revolution. So these are the two themes we are going to cover in this part. So let's start with the land reforms. So ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल उन्होंने अलग अलग इंटरमीडिएरी सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करे सो दैट वो लैंड रिवेन्यूज कलेक्ट कर सकें विलेजेस से। तो उनके लिए उन्होंने जमींदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, इस तरह के इंटरमीडिएरी सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करा। बट इसके लिए उन्होंने जो इंटरमीडिएरीज बनाए, जमींदार और जागीरदार जो बिग लैंड ओनर्स थे, इन द कोर्स ऑफ टाइम उन्होंने थ्रू अनफेयर मीन्स जो लोगों की जमीनें थी वो अपने नाम करा ली, ठीक है, थ्रू करप्शन। और उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज क्रिएट हो गई। एक ग्रुप ऐसा हो गया जिसके पास में मोर देन 50% ऑफ लैंड उनके पास में थी, दूसरे ग्रुप के पास में 20% ऑफ लैंड भी उनके पास में नहीं थी। फर्स्ट ग्रुप में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे। तो इस तरह की डिस्पैरिटीज को ओवरकम करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम को रेस करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो लोग थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस 70% ऑफ पॉपुलेशन, और वी कैन से मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे स्पेशली फोकस करने के लिए, उनकी इनकम को रेस कराने के लिए, उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एक कमेटी सेटअप करी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जेसी कुमारप्पा। So he was the chairman of Agrarian Reforms Committee that has to give recommendation to the government to introduce the reforms in the agriculture sector. So he was the person who first time recommend about the land reforms, who first time suggest about the land reforms to the government of India. And after this first 5-year plan also recommend for the land reforms, because first 5-year plan we already studied in the previous video that first 5-year plan suggests for the land reforms to overcome the stagnation in the agriculture sector or to raise the income of the people who are involved in the agriculture sector. So just after the 5-year plan, government plan to introduce the land reforms, and first 5-year plan was introduced in 1951 and this committee was set up in 1949. So after 1949, in 1951 first 5-year plan also demand for the land reforms. But there is one constitutional challenge. And what was the challenge? The constitutional challenge in the front of government was that at that time, उस time पे right to property was under the list of fundamental rights in the article 31. So right to property जो था उस time पे fundamental right था under article 31. तो गवर्नमेंट के पास में ये राइट नहीं था कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट एक्वायर कर सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस कराया एंड राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड पुट अंडर द आर्टिकल 300A. नाउ द राइट टू प्रॉपर्टी बिकेम द लीगल राइट. So what do you mean by legal right? The meaning of legal right here is, अगर गवर्नमेंट चाहती है लीगली किसी लैंड को एक्वायर करना अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो वो गवर्नमेंट कर सकती है। उसके लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर कंपनसेशन प्रोवाइड करना होगा टू द लैंड ओनर. सो आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, गवर्नमेंट गेट द अथॉरिटी टू एक्वायर द प्रॉपर्टी, because now the right to property was only the legal right, not the fundamental right under article 31. So this is how the constitutional challenge was overcome by the government.
सो व्हाट वर द की कंपोनेंट्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स? लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड होल्डिंग्स हैं, उसमें बहुत कम लोग हैं। एक ऐसा ग्रुप है जिनके पास बहुत कम लैंड होल्डिंग्स हैं लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लोग हैं। तो अब इन लोगों के बीच में लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? दिस इज द challenge and there are various key components of this land reforms. So abolition of intermediaries, as we already talked earlier कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल उन्होंने इस तरह का इंटरमीडिएरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू इजीली फ्रॉम द विलेजेस। फॉर एग्जाम्पल द जमींदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, उसकी वजह से इंटरमीडिएरीज आ गए थे। And the main purpose of the land reform is to abolish those intermediaries, abolition of zamindari system। ठीक है ना? सो गवर्नमेंट को एबॉलिश करना था जमींदारी सिस्टम। सो बाय इंट्रोड्यूसिंग द एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट, abolition of zamindari act in 1956, government abolished these intermediaries। government finally abolished these intermediaries through the abolition of zamindari act 1956। इस एक्ट को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया पार्लियामेंट के अंदर, एक्ट सक्सेसफुली पास हो गया और जो बीच में इंटरमीडिएरीज थे वो नाउ गेट रिमूव्ड। ठीक है, उनके पास जो रिवेन्यू कलेक्ट करने की जो अथॉरिटी थी अब नहीं थी, उनके पास में जो एक्स्ट्रा लैंड्स थी वो उनसे ले ली गई एंड देन रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द marginalized farmers, poor farmers, we can say laborers। So this is the key component of the land reforms। Next is ceiling on land holdings। What do you mean by ceiling on land holdings? Means there was a fixed limitation of land that can be held by any family or individual। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि एक फैमिली या एक इंडिविजुअल कितनी लैंड होल्ड कर सकता है, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। उस पर एक लिमिटेशन लगा दी गवर्नमेंट ने, और उसके पास अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड होगी तो दैट एक्स्ट्रा लैंड हैज टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड देन गिवन टू द लैंडलेस लेबर्स और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। And next is tenancy reforms। What do you mean by tenants? Tenants means किराएदार, लेबर्स। ठीक है, जो उनके लैंड पे काम करती थी, किसके? लैंड ओनर्स की लैंड पे। तो लैंड ओनर्स यूज टू एक्सप्लॉइट दोज लेबर्स, उनको प्रॉपर शेयर नहीं देते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक लीगल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई टेनेंट्स को, जो लेबर्स थी उन लैंड पे काम करती थी। So government decided to provide legal security to those tenants। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि प्रॉपर ड्यूरेशन, एक मिनिमम ड्यूरेशन होनी चाहिए, उससे पहले उनको नहीं हटा सकते। अगर तुम उनको हटाओगे अपनी लैंड से बिफोर द फिक्स ड्यूरेशन, देन यू हैव टू गिव देम सिक्योरिटी अमाउंट, यू हैव टू गिव देम सिक्योरिटी शेयर, और उनके लिए एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करा गवर्नमेंट ने। अगर वो एक फिक्स लैंड पे काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड पे काम कर रहे हैं जिससे एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ प्रोड्यूस आ रहा है, प्रोडक्शन आ रहा है, तो उस प्रोडक्शन का कितना शेयर जाएगा टेनेंट्स को, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करा थ्रू मेकिंग द लॉज, कि किस टाइप की लैंड है, उससे कितना अपने को प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन का कितना पार्ट जो है टेनेंट्स को जाएगा, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करा। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अगर एट दैट टाइम द मेन प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द सेग्रीगेशन ऑफ लैंड। अगर किसी आदमी के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड है तो वो एक साथ एक चंक में नहीं है, वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो गवर्नमेंट ने उन सारे ओनर्स को एक साथ बिठाया एंड दे जस्ट मेक अ डिसीजन इन बिटवीन देम टू एक्सचेंज देयर लैंड। सो गवर्नमेंट ने उस समय डिसाइड करा लैंड को कंसोलिडेट करें, क्योंकि उस टाइम पे लोगों की लैंड्स अलग अलग जगह सेग्रीगेटेड थी। तो गवर्नमेंट ने उन सब लोगों को एक साथ बैठाया एंड गवर्नमेंट सजेस्टेड एक्सचेंज ऑफ लैंड, सो दैट सबको एक प्रॉपर चंक मिले, सिंगल चंक मिले लैंड का, एंड दे कैन इजीली इंप्लीमेंट टेक्नोलॉजी, यूज मैकेनाइज्ड पावर ऑन देयर लैंड।
लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करा, जो पुराने जो लैंड रिकॉर्ड्स थे उनको डिस्ट्रॉय करके नए लैंड रिकॉर्ड्स बनाए अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो दैट किसी तरह का करप्शन नहीं हो। जो पुराने डॉक्यूमेंट्स जो उनसे फोर्सिबली उनसे लैंड्स ली गई थी उनको कन्वर्ट करके वापस से उन लोगों के नाम पे रिकॉर्ड में चढ़ाया। सो दिस इज हाउ लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। Objectives. So what were the main objectives of land reforms? Objectives were to promote the social justice. Social justice किस तरह से land reforms ने introduce कराया? Through land reforms, government tried to provide equality. Through land reforms, government tried to provide opportunity to raise economic standard. And through land reform, government try to provide facilities like credit facilities, ठीक है ना, give subsidies to them to purchase various commodities on the subsidized price. So this is how government ensure the social justice or promote social justice through land reforms. Strengthen the land rights. Government try to strengthen the land rights through land reforms, especially of marginalized section, especially of poor farmers, by giving them documentation of their land. उनके लैंड की उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करवाई, ठीक है, उनको रिडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू लैंड प्रोवाइड करवाई. सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट स्ट्रेंथन द लैंड राइट्स ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स. Increase agricultural productivity, reduce rural poverty and improve rural economy. This is the economic objective, because ultimately लैंड रिफॉर्म से फार्मर इंडिविजुअल के पास एक चंक आ रहा है लैंड का, एंड दैट लैंड डॉक्यूमेंटेड इन हिज नेम, ही हैज फुल अथॉरिटी टू यूज द लैंड. और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से बैंक्स उसको इजी लोन्स दे रहे थे, उसके पास में फैसिलिटीज थी, अब गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे सकती थी क्योंकि लैंड उसके नाम पर है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उसके नाम पे आ गई है लैंड, तो उसको इजी लोन मिल रहा था, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही थी. सो नाउ that particular farmer is capable of purchasing different machinery, fertilizers, seeds for his own land, and he was also interested to work on his land. ठीक है, वो अब ज्यादा हार्ड वर्क के साथ, ज्यादा इंटरेस्ट के साथ अपनी लैंड के ऊपर काम करेगा, टू रेज द प्रोडक्टिविटी, टू अर्न मोर इनकम, टू अर्न मोर प्रॉफिट फ्रॉम हिज प्रोड्यूसिंग्स, फ्रॉम हिज लैंड. So these are the objectives of the land reforms. These are the social objectives. So these are two social objectives and other are the economic objectives of the land reforms. So challenges during the land reforms. Different challenges during the land reforms were powerful landowners and their political influence. क्योंकि जितने भी landowners थे, जितने भी जागीरदार थे, जमींदार थे, they were actually the powerful people. They have political influence. वो उस particular area के authoritative people थे, ठीक है, political corridors में उनकी influence थी. So they tried to just overcome these laws. उन्होंने इन लॉस को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होने दिया ग्राउंड के ऊपर. तो पावरफुल लैंड ओनर्स वाज द मेन हर्डल. एंड नेक्स्ट इज लॉज ओनली रिमेन्ड ऑन पेपर. सो जो लॉज बनाए थे इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट द लैंड रिफॉर्म्स, उन लॉज को एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं होने दिया. किसने? पावरफुल लैंड ओनर्स ने. सो रीजन इज पावरफुल लैंड ओनर्स, दैट लॉज ओनली रिमेन्ड ऑन पेपर. Next is people managed to evade law of limited land holding. जो लैंड सीलिंग का जो लॉ बनाया था उसको इजीली इवेड कर गए लोग, क्योंकि उन्होंने अपनी लैंड को किसी दूसरे के नाम पे
करा दिया, वो किसी तरह से डॉक्यूमेंटेशंस में चेंज करवा दी, लैंड को कन्वर्ट करवा दिया. सो दिस इज हाउ दे इजीली इवेड दैट लैंड सीलिंग लॉ. लीगल प्रोविजंस फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट्स वाज रेयरली इंप्लीमेंटेड. जो हमने लॉ बताया था, लीगल सिक्योरिटी दी टेनेंट्स को, जो लेबर्स काम करते थे, शेयर क्रॉपर्स काम करते थे, तो उनको जो प्रॉपर लीगल सिक्योरिटी दी उसको इंप्लीमेंट ही नहीं होने दिया लैंड ओनर्स ने. इनएडिक्वेट लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट. लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट वाज इनएडिक्वेट ड्यूरिंग द लैंड रिफॉर्म्स. तो उसकी वजह से क्या होता था, प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा पाती थी, डिस्प्यूट हो जाते थे, और उस पर्टिकुलर लैंड पे किसी तरह की प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो पाती थी, क्योंकि डिस्प्यूटेड लैंड पे गवर्नमेंट तुम्हें फार्मिंग नहीं करने देगी. ठीक है, उस पे गवर्नमेंट स्टे लगा देगी. सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट फेसेस चैलेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. Next is Green Revolution. What is Green Revolution? After the land reforms, 1960s and 1970s. So during the 1970s and 1960s, government faced a drastic reduction, or we can say stagnation in the agriculture productivity. So because of various reasons, during the 1960s and 70s, we were actually facing the war with China and Pakistan. We were facing droughts. We were facing monsoon failure. हम ज्यादातर imports पे dependent थे. जितना भी हमारा food supply है उसका major portion import हो रहा था. So इसकी वजह से हमारे ऊपर economic strain आया, and that because of that economic strain, we introduced the Green Revolution to increase the productivity of food crops, especially the wheat and rice. So main aim of Green Revolution was to achieve the self-reliance and food security, improve income, living standards, and modernize the agriculture sector. ठीक है ना? We want to become self-reliance in the food production. We want to become self-reliance in the food production. क्योंकि उस टाइम पे हम ज्यादातर जो फूड क्रॉप्स हैं इंपोर्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन फूड क्रॉप्स का हम इंपोर्ट कर रहे थे, और हम हमारी इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना चाहते थे बाय इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बिकॉज दिस विल अल्टीमेटली इंक्रीज द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द रूरल पॉपुलेशन. दे विल बिकम इंडिपेंडेंट. ठीक है, मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर. हम एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर के को हम मैकेनाइज करना चाहते थे, हम न्यू मशीनरी इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. ठीक है, हम न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे सो दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो. सो उसके लिए वी रिलाई ऑन द ग्रीन रिवॉल्यूशन. What are the components of Green Revolution? So various components of Green Revolutions were high yield variety seeds, HYV seeds. These are the high yield variety seeds. ठीक है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. इरिगेशन फैसिलिटीज, अलग अलग डैम्स बनाने, इरिगेशन फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करवानी है, सो दैट टाइमली इरिगेशन फैसिलिटीज मिलेगी तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा. क्रेडिट फैसिलिटीज एंड फाइनेंसिंग, क्रेडिट और फाइनेंसिंग उनको प्रोवाइड करवाना है सो दैट उनको इजी और कम रेट्स पे बैंक लोन दे दें. मनी लैंडर्स के चंगुल में उन्हें ना फंसना पड़े, क्योंकि मनी लैंडर्स अल्टीमेटली अनफेयर मीन्स के थ्रू उनकी लैंड्स ले लेंगे या उनको एक्सप्लॉइट करेंगे. तो गवर्नमेंट ट्राई टू प्रोवाइड देम विद द क्रेडिट फैसिलिटीज इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर थ्रू बैंक्स. लैंड रिफॉर्म्स उनको प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है. फार्म मैकेनाइजेशन, मशीनरी यूज करने के लिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी हर गांव इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे. ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे तभी तो प्रॉपर मैकेनाइजेशन हो पाएगा, तभी वो ट्यूबवेल से पानी इरिगेशन फैसिलिटीज को यूज कर पाएंगे. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी one cannot use irrigation facilities, one cannot use tube wells. Use of chemical fertilizers, HYV seeds यूज करोगे तो उन्हें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तुम्हें फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं, उसके अलावा पेस्टिसाइड भी यूज करने हैं to protect the crop from attack of pest. So these are the components of Green Revolution. Advantages of Green Revolution. Advantages. So removal of hunger and famine. हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से
एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, नाउ वी आर सेल्फ सफिशिएंट, अब हमें इंपोर्ट्स पे ज्यादा रिलाय नहीं करना पड़ता, अब हम सारा का सारा ज्यादातर जो प्रोपोर्शन है फूड का, फूड क्रॉप्स का, हम हमारी कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लोगों को सस्ती रेट्स पे, सब्सिडाइज रेट्स पे पुअर लोगों को प्रोवाइड कर पाएंगे। जो फ्री राशन जो शॉप्स हैं उस पे ज्यादा सप्लाई होगी, तो उन लोगों तक इजीली हम फ्री फूड सप्लाई कर पाएंगे, एंड दैट विल अल्टीमेटली हेल्प इन रिमूवल ऑफ हंगर एंड फेमाइन। यूज ऑफ फार्म मशीनरी, हम फार्म मशीनरी यूज करेंगे फार्म्स पे, तो प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी फार्मर्स को अपनी, तो अल्टीमेटली दिस विल हेल्प इन इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, बात हो गई, सारा का सारा जो ज्यादा प्रोपोर्शन है हमारा फूड क्रॉप्स का हम हमारी खुद की कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, इंपोर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे एंड एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, हमारे पास सरप्लस हो गया, तो वी कैन एक्सपोर्ट दो सरप्लस इन द अदर कंट्रीज एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रोड्यूस। लैंड रिफॉर्म्स, कंसोलिडेशन ऑफ फार्म लैंड, वी ऑलरेडी स्टडीड, कमर्शलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस को तुम बेचोगे उससे प्रॉफिट अर्न करोगे। पहले क्या होता था, जस्ट हैंड टू माउथ था, जिसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, जिसकी वजह से जितने लैंड पे वो उगाते थे बस वो अपना प्रोड्यूस खा लेते थे, कमर्शलाइजेशन सरप्लस नहीं था उनके पास। तो जब फार्म प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ेगा तो उसकी वजह से सरप्लस बढ़ेगा, सरप्लस की वजह से क्या होगा, कमर्शलाइजेशन आएगा एग्रीकल्चर के अंदर। इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। रूरल ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ होगी रूरल सेक्टर की, रूरल इकोनॉमी हमारी ग्रोथ करेगी, क्योंकि 70% से ज्यादा लोग रूरल सेक्टर में रहते हैं, तो दैट रूरल विलेजेस विल अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू टाउन्स एंड दैट विल अल्टीमेटली get converted into cities with the increased growth of economy. Disadvantages of green revolution. Due to use of pesticides and fertilizers, soil quality get degraded. जो हम सीड्स यूज कर रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उन सीड्स को ज्यादा जरूरत होती है पेस्टिसाइड्स की और फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, दे आर वेरी सेंसिटिव सीड्स, तो उसकी वजह से जब हमने ज्यादा यूज करना स्टार्ट करा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को, दैट विल लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्वालिटी, सॉइल उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से एडिक्टेड हो गई। सो अब अगर तुम प्रोड्यूस करना चाहोगे विदाउट यूजिंग दोज पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, सो यू विल नॉट गेट प्रॉपर प्रोड्यूस फ्रॉम योर क्रॉप्स, प्रॉपर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम योर क्रॉप्स। सो अल्टीमेटली जो फार्मिंग है ना, दैट विल बिकम वेरी कॉस्टली, फार्मिंग बहुत कॉस्टली हो गई अब। अनइक्वल ग्रोथ ऑफ डिफरेंट रीजन्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन जो बेनिफिट्स देखे गए वो हरियाणा में, यूपी एंड राजस्थान, नॉर्थ इंडिया में इन स्टेट्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि मेन क्रॉप्स वीट और राइस थे, तो सबसे ज्यादा वीट इन्हीं स्टेट्स में उगाया जाता है, ठीक है, बाकी सारी और लैंड होल्डिंग्स भी लोगों के पास सबसे ज्यादा इसी रीजन में है, तो बाकी सारी स्टेट्स के पास में ना ही इतनी लैंड होल्डिंग्स थी लोगों के पास में, और ना ही हर स्टेट में वीट और राइस उगता है, तो इसकी वजह से रीजन्स में डिस्पैरिटीज क्रिएट हो गई, ठीक है, एक फार्मर बहुत अमीर होने लग गए, एक जगह फार्मर्स बहुत गरीब होने लग गए, तो इस तरह की डिस्पैरिटीज देखी गई बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज सेम, फोकस ऑन लिमिटेड क्रॉप्स, वी ऑल नो, फोकस ऑन wheat and rice only, and loss of biodiversity, ठीक है ना, दिस क्रिएट्स अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ। कैसे, जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी, ठीक है, सीड्स थे, अब लोगों ने उनको उगाना बंद कर दिया, ठीक है, ट्रेडिशनल क्रॉप्स और सीड्स की तरफ लोगों का अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उनको उगाने में, क्योंकि उससे उनको ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी, उनसे उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा था, सो दैट्स व्हाई दे जस्ट स्विच फ्रॉम दीज क्रॉप्स टू द
न्यू HYV सीड्स क्रॉप्स, जिनसे उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ज्यादातर लोगों ने एक ही तरह की क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट कर दिया, वीट और राइस। तो जो लोगों को खाने में जो इतनी वैरायटीज मिलती थी वो खत्म हो गई, और जो अपने ट्रेडिशनल फूड्स थे, ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी, सीड्स थे, वो सब खत्म हो गए, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए, लोगों ने उनको उगाना बंद कर दिया। ठीक है, सो दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। So that's it from my side. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.